नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन के यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। साथ ही अभी सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर भी रिलीज़ हुआ है तो हम उसके क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखेंगे। साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडीज, देन असर्शन रीजन, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, इन सारी चीज़ों को भी देखने वाले हैं। तो बहुत ही कमाल का वीडियो रहेगा। साथ ही आपको इस कंप्लीट लेक्चर के फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इस यूनिट का नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। एक बार सिलेबस पर अगर हम नज़र डालें तो हमने ऑलरेडी 5 यूनिट्स को कवर कर रखा है। उसके जो कंप्लीट वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम यूनिट 6 को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। टोटल जो आपको फिजिकल एजुकेशन का पेपर रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा, जहाँ पर प्रैक्टिकल जो रहेगा वो आपका 30 मार्क्स का रहता है और प्रैक्टिकल पे भी मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। तो अगर हम सबसे पहले यूनिट कंटेंट्स देखें तो यार पिछली बार के सिलेबस से बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब अलग कंटेंट्स आ चुके हैं। कुछ नए एलिमेंट्स को ऐड किया गया है, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आ चुका है। यहाँ पर एज ग्रुप 5 to 8, क्लास 1 to 3 उनको क्या क्या करना चाहिए, और 9 to 18, 4 to 12 उनको क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ एलिमेंट्स के मैं आपको वीडियोज़ भी यहाँ पर दिखा दूंगा। देन उसके बाद बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये एक नया एलिमेंट अब की बार ऐड किया गया है। देन उसके बाद रिकली एंड जॉन्स टेस्ट जो कि सीनियर सिटीजन के लिए फिटनेस टेस्ट रहता है, और उसके इन सारे एलिमेंट्स को भी हमें यहाँ पर देखना है। तो हम यहाँ पर सीबीएसई के सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को भी साथ में सॉल्व करते चलेंगे, जो भी अभी लेटेस्ट सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है। तो यहाँ पर एक मैच द फॉलोइंग वाला हमें दिख रहा है क्वेश्चन, तो देखते हैं ये पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। देन इसके बाद नेक्स्ट है ये राइटिंग वाले क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लेमिंगो टेस्ट। कैसे ये फ्लेमिंगो टेस्ट किया जाता है भाई साहब, मतलब कक्षा 12वीं इंग्लिश में तो फ्लेमिंगो आती है, लेकिन यहाँ पर भी आपकी फ्लेमिंगो आ चुकी है। देन उसके बाद अपने को एक टेबल बनानी है ऑफ द टेस्ट आइटम्स जो कि लिस्टेड हैं फिटनेस टेस्ट में SAI द्वारा। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और टेबल भी मैं आपको बिल्कुल लेक्चर में ही बना के दे दूंगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट चैप्टर की समरी। और सबसे पहले अपने पास 6.1 जो टॉपिक है ना, मैंने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से आपके लिए लिखा है ताकि एकदम आपको आसानी रहे इसको समझने में। तो ये जो सिलेबस है इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है एज ग्रुप 5 से 8 के लिए जो यहाँ पर टेस्ट दे रखे हैं। देन उसके बाद हम 9 से 18 वाले ईयर्स के एज ब्रैकेट के लिए भी देखेंगे। तो यार 5 से 8 का जो एज ग्रुप है तो ये आपका प्राइमरी लेवल आता है, मतलब कक्षा 1 से 3 बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और यहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है कि फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स हम उनके अंदर डेवलप कर सकें। अब ये जो फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स हैं इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि बेसिक चलना है ना, देन उसके बाद लिखना, बॉल को कैच करना। तो ये बेसिक स्किल्स होती है जो कि बच्चों को सिखाई जाती है। साथ ही इसको टेस्ट कैसे किया जाए, तो टेस्ट करने के लिए आ जाता है अपने पास BMI, देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन या प्लेट टेपिंग, और फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस के लिए फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो देखते हैं क्या क्या है ये। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसको आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा। और बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है वेट और हाइट के द्वारा। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला रहता है जो आप याद रखिएगा, ये है वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर उसका स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी का वेट है 60 किलो तो हम ऊपर क्या लिख देंगे 60 kg। उसकी हाइट है फॉर एग्जांपल 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो उस व्यक्ति का BMI स्कोर होगा, बॉडी मास इंडेक्स है। तो अब यहाँ पर क्या फ़ायदा है भाई साहब BMI निकाल के, तो BMI से हमें हमारी बॉडी का कंपोजिशन पता लगता है। और बॉडी के कंपोजिशन में आपकी मसल्स है ना, आपका जो हाइट है, लेंथ है, ग्रेथ मतलब आपका एक डायमीटर, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर से मेज़र करते हैं। और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू अगर 18.6 से कम होती है तो आपको अंडर वेट माना जाता है कि आपका वज़न बहुत कम है। अगर आप 18.6 से 24.9 के एज ब्रैकेट में, तो आप नॉर्मल रेंज में आते हैं कि आप एकदम परफेक्ट हैं। देन इसके बाद 25 से 29.9 ओवर वेट हैं आप, है ना, आपको काम करने की ज़रूरत है। देन इसके बाद 30 के ऊपर ओबेस, ठीक है, अत्यधिक मोटू, तो वो आ जाता है भाई साहब बिल्कुल डॉक्टर हाथी वाली कैटेगरी में। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, फिर ओबेसिटी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि 30 से 34.9 थोड़ा सा भाई कंट्रोल करो, 35 से 39.9 बहुत ज़्यादा कंट्रोल करो, एंड 40 से ऊपर तो भाई
है ना, समझ जाओ। तो आप तो मतलब भाई खाना पीना ही छोड़ दो और ज़्यादा मेहनत करो। तो ये है पूरी रेंजेस। और आप भी अपनी बीएमआई कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताना। अपना वेट लेना केजी में, हाइट आप नाप लेना, ठीक है। अगर फीट में नापो तो गूगल पे जाकर उसको कन्वर्ट कर लेना मीटर के अंदर, और फिर उसको स्क्वायर करके आप अपनी जो बीएमआई का स्कोर है उसको निकाल लीजिएगा। बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट आ जाता है प्लेट टेपिंग टेस्ट, ठीक है। अब ये बहुत ही छोटे बच्चों का टेस्ट है, तो इसलिए आप है ना बिल्कुल देख के घबराना मत कि सर ये टेस्ट हमें तो नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम एक व्यक्ति की स्पीड और कोऑर्डिनेशन को चेक करते हैं। अब क्या क्या आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, तो इक्विपमेंट्स पे आपको एक टेबल चाहिएगी जिसकी आप हाइट को एडजस्ट कर सकें, 2 येलो डिस्क चाहिएगी है ना जिसका 20 सेंटीमीटर का डायमीटर हो, और एक रेक्टेंगल चाहिएगा जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा ना, ब्लू कलर का रेक्टेंगल, और 2 येलो कलर के गोले, तो ये आपको चाहिए, और एक स्टॉप वॉच चाहिएगी। अब कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, तो सबसे पहले तो जो छोटा बच्चा है उसके हिसाब से आप टेबल की हाइट को एडजस्ट करें। देन दोनों येलो डिस्क को प्लेस किया जाता है विद देयर सेंटर 60 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द टेबल, ठीक है। तो दोनों के जो सेंटर हैं, फॉर एग्जांपल ये जो येलो का सेंटर है ये यहाँ पर है, देन इसके बाद इस वाले येलो का सेंटर है यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर। और अगर हम यहाँ से देखें इस रेक्टेंगल के बीच से, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पोजीशन पे इनको रखा जाता है। देन इसके बाद जो रेक्टेंगल है उसको प्लेस किया जाता है बिटवीन बोथ द डिस्क, है ना, दोनों डिस्क के बीच में इसको प्लेस कर देते हैं। देन द नॉन प्रेफर हैंड इज प्लेस्ड ऑन द रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक हाथ को रेक्टेंगल पे रख दिया जाता है। देन उसके बाद इस टेस्ट में होता क्या है, इस टेस्ट के अंदर होता है कि जो दूसरा हाथ है उससे एक बार इस डिस्क पे टैप करना है, फिर एक बार इस डिस्क पे टैप करना है, एक बार इधर 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 इधर, तो इस तरह से आपको करते रहना है। एक्शन को रिपीट किया जाता है 25 फुल साइकिल, है ना। तो एक साइकिल में 2 बार टैप करना पड़ा, एक बार इधर एक बार इधर, तो टोटल 50 स्टेप्स हो जाएंगे। देन स्कोरिंग क्या होगी कि जो भी टाइम उस छोटे बच्चे के द्वारा लिया जाएगा टू कंप्लीट 25 साइकिल इज रिकॉर्डेड, ठीक है। आप सोचेंगे सर इतना सिंपल टेस्ट है, लेकिन वो 1st से 3rd क्लास के बच्चों के लिए ना, इसलिए तो टैप 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 करना है। तो आइए अब मैं आपको इसका एक वीडियो भी दिखा देता हूँ। दोनों पीली डिस्क को टेबल के बीच से 60 सेंटीमीटर के बराबर दूरी पर अलग अलग छोर पर रख दें। आयत को भी दोनों डिस्क के बीच बराबर दूरी पर रखा जाता है। टेस्ट के दौरान प्रतिभागी को संतुलित अवस्था में खड़े होने का सुझाव दिया जाता है। प्रतिभागी अपना दूसरा हाथ आयत पर रखता है। प्रतिभागी प्रेफर्ड हाथ से लगातार जितनी हो सके जल्दी हो सके दोनों डिस्क को बारी बारी से टैप करता है। बढ़ते अब हम आगे। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की बैलेंस करने की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी, तो पहली बात तो एक नॉन स्लिपरी सरफेस रहना चाहिए, स्टॉप वॉच है। देन उसके बाद एक स्टैंडिंग बीम या फिर आप बोल सकते हो ईंट का टुकड़ा या एक ब्लॉक आपको चाहिएगा। देन इसके बाद कैसे इसको परफॉर्म करना है, तो आप उस ईंट के टुकड़े पर खड़े हो सकते हैं। देन आपको बैलेंस करना है बाय होल्डिंग द इंस्ट्रक्टर हैंड, ठीक है। अब सिंस छोटा बच्चा है तो सामने एक इंस्ट्रक्टर रहेगा, वो इंस्ट्रक्टर आपका ये जो आइडियल वाला हाथ है ना, ये वाला हाथ वो इंस्ट्रक्टर पकड़ लेगा। देन उसके बाद आप जब बैलेंस करेंगे प्रेफर्ड लेग पे, द फ्री लेग इज फिक्स्ड एट द नी एंड द फुट ऑफ द लेग इज हेल्ड क्लोज टू द बटॉक्स, ठीक है। तो जो आपके हिप्स रहेंगे वहाँ के आसपास आपको लेग को फोल्ड करके उसको हाथ से पकड़ लेना है, जैसे यहाँ पर मोहतरमा ने पकड़ रखा है। देन इसके बाद स्कोरिंग कैसी की जाएगी, तो द टोटल नंबर ऑफ फॉल और लॉस ऑफ बैलेंस इन 60 सेकेंड ऑफ बैलेंसिंग इज रिकॉर्डेड, कि कितनी बार आपका बैलेंस बिगड़ा भाई साहब। एंड इफ़ देयर आर मोर देन 15 फॉल्स, भाई अब 60 सेकेंड में 15 से ज़्यादा फॉल्स अगर आपने कर दिए इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स, तो टेस्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है कि ना बाबा ना, तुझसे नहीं हो पाएगा तेरे लक्षण सही नहीं दिख रहे हैं। देन इसके बाद आपको इसी का एक वीडियो दिखा देते हैं जिससे थोड़ी और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एक टांग पर सफलतापूर्वक संतुलन की क्षमता को मापता है। ये टेस्ट टांग, कमर और पेट की मांसपेशियों की ताकत का आंकलन करता है। एक टांग पर नंगे पैर बीम या ब्रिक्स या लाइन पर खड़े हो जाएं। प्रेफर्ड टांग पर संतुलन बनाते हुए नॉन प्रेफर्ड टांग को पीछे से मोड़कर इसके पैर को हाथ से पकड़ते हुए अपने नितंब से लगाएं। प्रशिक्षक टेस्ट शुरू करने के संकेत के साथ ही स्टॉप वॉच को शुरू कर देता है। प्रशिक्षक द्वारा स्टार्ट का सिग्नल देते ही टाइमर शुरू हो जाता है। प्रतिभागी के 60 सेकंड में संतुलन खोने या गिरने की संख्या को रिकॉर्ड किया जाता है।
टाइमर अपने आप ही 60 सेकंड के निशान पर बंद हो जाता है। बढ़ते अब हम आगे। अब हम देखते हैं एज ग्रुप 9 से 18, कक्षा 4 से 12वीं। ठीक है, मतलब ये टेस्ट आपको भी परफॉर्म करने पड़ेंगे और जब आपका प्रैक्टिकल आएगा। तो अब हम क्या चाहते हैं, तब तो छोटी क्लास के लिए हम बेसिक फिटनेस चाहते थे, अब यहाँ पर चाहते हैं हम ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। तो इसके लिए क्या होगा, ये 5 एलिमेंट्स हमें देखने पड़ेंगे। BMI हमने ऑलरेडी देख लिया कैसे निकालते हैं। देन 50 मीटर स्पीड टेस्ट, 600 मीटर रन वॉक, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप, पुशअप्स एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 50 मीटर स्पीड टेस्ट, बहुत आसान है। इसके अंदर आपको 50 मीटर तक स्प्रिंट करनी है। स्प्रिंट मतलब भाई सब जितनी ताकत है आपके अंदर उतनी ताकत से दौड़ना है आपको। स्टेशनरी पोजीशन से आप स्टार्ट करेंगे, देन जैसे ही रेडी स्टडी गो बोला जाएगा, पार्टिसिपेंट दौड़ना स्टार्ट कर देगा और वो फिनिश लाइन को लास्ट में क्रॉस कर लेगा। स्कोरिंग कैसे, जो भी उसको टाइम लगा वही उसका स्कोर हो जाएगा। देन 600 मीटर रन या वॉक से हम क्या निकालते हैं, किसी व्यक्ति के एंड्योरेंस को पहचानते हैं कि उसके अंदर कितना एंड्योरेंस है, कितना स्टैमिना है, कितनी एरोबिक कैपेसिटी है। तो अब क्या होता है, सब्जेक्ट वही स्टार्ट करता है स्टार्टिंग लाइन से, और सिंस 600 मीटर चलना है तो बीच में वॉकिंग भी कर सकता है। ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्टेस्ट टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करना। स्कोरिंग कैसे होगी, जो भी टाइम होगा वही उसका स्कोर हो जाएगा। सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इस टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपको ज़मीन पर बैठना है, जैसे मोहतरमा यहाँ पर बैठी हुई है, और लेग को आपको स्ट्रेच करना है। देन जो आपके सोल होंगे पैरों के, वो क्या होंगे, एक बॉक्स के अगेंस्ट प्लेस्ड होंगे। देन उसके बाद अपने दोनों नीज को आपको लॉक करना है, ताला नहीं लगाना है, बस वहाँ पर लॉक करना है। देन वो प्रेस्ड रहेंगे फ्लोर पे। टेस्टर में आई असिस्ट यू बाय होल्डिंग देम डाउन विद द पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो आपका जो आपका टेस्ट कर रहा है वो आपकी मदद कर सकता है उन घुटनों को नीचे टच करवाने में। एंड हैंड्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर और साइड बाय साइड। ठीक है, आपके दोनों हैंड्स को आपको यूँ रखना है या फिर आप साइड बाय साइड भी रख सकते हो, और जितना हो सके अब आपको आगे स्ट्रेच करना है। स्कोरिंग कैसे की जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूलर हमने प्लेस कर दिया है ना, रूलर मतलब स्केल, और इसको आप सीढ़ियों पे कर सकते हो, बॉक्स पे कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप आगे जाते जाएंगे अपने हाथों को लेके। अगर आपने अपने पैरों वाले लिमिट को क्रॉस कर लिया, ठीक है, पैर वाली जगह क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर आपने 0 को क्रॉस कर लिया तो आपका स्कोर कहलाएगा पॉजिटिव में। अगर जो आपका पैर और ये है ना, इफ़ दे डोंट ओवरलैप, पीछे ही रह जाता है, तो आपका स्कोर हो जाएगा नेगेटिव में। तो स्कोर उस रूलर से कैलकुलेट किया जाएगा ना। उम्मीद है आपको पता लग गया कि कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा ना। एग्जाम में मतलब MCQs फॉर्मेट में आ जाता है। देन इसके बाद स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम करते हैं एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप। ठीक है, तो जब हम करते हैं ना क्रंचेस, तो क्रंचेस यही हैं। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन में आपको लाई करना है बिल्कुल बैक के बल, और जो नीज़ हैं वो एकदम फ्लेक्स्ड आपके रहेंगे 12 इंचेस फ्रॉम बटॉक्स। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा है बटॉक्स मतलब हिप्स, तो वहाँ से 12 इंचेस के आसपास आपके पैर प्लेस्ड रहेंगे। देन फीट कैन नॉट बी हेल्ड और रेस्ट अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको उसको किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट रेस्ट नहीं कराना है। आर्म्स को आप या तो एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, रेस्ट ऑन द थाई, या फिर आप उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। हेड आपका न्यूट्रल रहता है। देन स्कोरिंग कैसी है, जो नंबर ऑफ कर्ल अप्स है ना, पार्शियल कर्ल अप तो आपको पूरा घुटनों तक नहीं जाना है, आपको बस जो आपका स्टोमक है यहीं तक रहना है। तो जितने आप करेक्ट पार्शियल कर्ल अप्स कर लेंगे वही आपका स्कोर हो जाएगा। बढ़ते अब हम आगे, नेक्स्ट है अपना स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसमें पुशअप्स फॉर बॉयज़। ठीक है, तो पुशअप से हम क्या निकालते हैं, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ निकालते हैं, और ये बॉयज़ के लिए रहता है। वहीं पर जो फीमेल्स रहती है उनके लिए रहता है मॉडिफाइड पुशअप्स। ठीक है, तो मॉडिफाइड पुशअप्स में इनको क्या आसानी रहती है कि ये अपने घुटनों को नीचे टिका सकती है, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बॉय है इसने अपने घुटनों को ऊपर रख रखा है। तो इसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है, तो इसकी स्कोरिंग बहुत आसान है, जितने आप पुशअप्स कर लोगे विदिन 1 मिनट तो वो आपका स्कोर हो जाएगा। तो ये एक टेबल है, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम शुरू में हमने सैम्पल पेपर देखा था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि एक टेबल बनाएं जिसमें आप लिखें कि किससे क्या फ़ायदा है। तो ये मैंने आपको लिख दिया, और किसके क्या इक्विपमेंट चाहिए वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, यहाँ से आपका एक्सेलरेशन या स्पीड मेज़र की जाती है। 600 मीटर रन वॉक से आपकी एरोबिक फिटनेस या स्टैमिना मेज़र किया जाता है। सीट एंड रीच से फ्लेक्सिबिलिटी मेज़र की जाती है। पार्शियल कर्ल अप से एब्डोमेन की स्ट्रेंथ देखी जाती है, और पुशअप से अपर बॉडी की स्ट्रेंथ देखी जाती है। देन अब बढ़ते हैं आगे, सेकेंड अपना पॉइंट है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को हम शॉर्ट में BMR के नाम से भी जानते हैं, और ये नंबर ऑफ कैलोरीज होती है जो कि हमारी बॉडी बर्न करती है ड्यूरिंग कंप्लीट रेस्ट। तो जब कंप्लीट रेस्ट होता है उस टाइम पे जो नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न की जाती है हमारी बॉडी के द्वारा, उसी को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं।
तो देखो यार, जब हम सो रहे होते हैं तो स्लीप के दौरान भी हमारी बॉडी को कुछ पॉइंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है बेसिक फंक्शंस के लिए ना, जैसे ब्रीदिंग के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, सेल्स की रिपेयरिंग के लिए। तो तब भी क्या होती है, कैलोरी बर्न हो रही होती है। सो अगर हम ये BMR रेट हमें पता होगी तो हमें पता लगेगा, है ना, वी विल हैव दैट इनसाइट ऑफ एनर्जी लेवल, कि हमारी बॉडी में कितना एनर्जी लेवल रहता है। देन इसके बाद अपनी जो बॉडी है वो बर्न करती है यार बहुत सारी कैलोरीज बाय मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। तो जब भी हम मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो वो क्यों थकते हैं, क्योंकि वहाँ से कैलोरी हमारी बर्न होती रहती है। एंड अगर हम मॉनिटर करते हैं अपने कंजम्पशन को और हम, है ना, इसको मेज़र करते हैं, तो हम अनवांटेड वेट गेन से और सीवियर वेट लॉस से बच सकते हैं। ठीक है, तो नहीं बहुत ज़्यादा वेट गेन होगा, नहीं एकदम से वेट डिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपने पास बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है मेटाबॉलिक एज का। तो यार जो BMR है वो स्टैंड करता है फॉर द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड चेंजेस एज अवर एज प्रोग्रेसेस। तो जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, BMR भी चेंज होता जाता है। पीक टाइम रहता है BMR का ड्यूरिंग टीनेज। तो जब आप एकदम बाल अवस्था में रहते हैं, एडोलेसेंस वाली स्टेज में रहते हैं, तब आपने भी देखा होगा बॉडी में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म, एनर्जी, स्ट्रेंथ रहती है। एंड वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होता रहता है। एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे हम ओल्डर ग्रो होते हैं, देन कंज्यूमिंग फ्यूअर कैलोरी हेल्प अस टू कीप बेटर BMR, है ना। तो अगर हम कम कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो फिर हमारा BMR एकदम मेंटेन रहता है। देन अगर आपकी मेटाबॉलिज एक एज हायर आ रही है तो भाई ये वक्त आ चुका है कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, है ना, और अपना जो भी फैट एक्यूमुलेट हो रहा है उसको शेड करें। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, इसके अंदर एक महिला है जिसका वेट आ रहा है 200 LBS और बॉडी फेट परसेंट है 48%। तो इनकी मेटाबॉलिक एज क्या आ रही है, 94 आ रही है। वैसे अगर आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो इनका वेट कम है और बॉडी फेट परसेंट तो बहुत कम है, तो इनकी मेटाबॉलिक एज क्या आ रही है, सिर्फ 24 ही आ रही है। हो सकता है महिला 40 की हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिक एज है वो आपकी रियल एज से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कम है तो भाई साहब बोलते हैं ना कि अरे यार क्या जवान दिख रहा है ना। जैसे आपने अनिल कपूर को देखा होगा, 64-65 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी मेटाबॉलिक एज 40 के आसपास ही है। ठीक है, तो मतलब आप ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि कैसे BMR कैलकुलेट किया जाए। अगर आपको अपना BMR करना है तो कैसे करोगे। तो यार जो BMR का कंसेप्ट था, इसको जेम्स आर्थर हैरिस एंड फ्रैंकिस गैनो बेनेडिक्ट इन्होंने दिया था, और इस इक्वेजन को पॉपुलरली हम हैरिस बेनेडिक्ट फार्मूला भी बोलते हैं। फिर उसके बाद एक नई इक्वेजन का भी फॉर्मुलेशन हुआ 1919 में, जिसको हम मिफ्लिन सेंट जॉर्ज इक्वेजन बोलते हैं। ठीक है, सो कैसे निकाली जाती है BMR। तो सबसे पहले मतलब BMR में हम यही निकालते हैं कि टोटल एनर्जी आउटपुट कितना है रेस्ट के दौरान। ठीक है, क्योंकि अगर हमें रेस्ट का पता है तो फिर हम और डीप इंसाइट्स हमारी बॉडी के लिए ले सकते हैं। तो P मतलब क्या होता है, P मतलब होता है हमारे पास टोटल एनर्जी आउटपुट ड्यूरिंग रेस्ट। ठीक है, तो रेस्ट के दौरान कितना एनर्जी आउटपुट है वो निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला है 10 × m/1 kg प्लस मतलब m पर kg। ठीक है, देन उसके बाद प्लस 6.25 × h हाइट पर सेंटीमीटर। यहाँ पर नीचे लिख रखा है m मतलब वेट ऑफ ए पर्सन इन kg एंड हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं है, मतलब हाइट पर 1 सेंटीमीटर। देन उसके बाद -5 × a/1 ईयर, है ना, a पर ईयर। तो a मतलब एज ऑफ द इनकम्बेंट, प्लस s एक कांस्टेंट है विच इज़ +5 फॉर मेल एंड -161 फॉर फीमेल्स। ठीक है, अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि +5 -161 कहाँ से आया, बस आपको ये याद रखना है कि मेल के लिए +5 होता है और फीमेल के लिए -161, क्योंकि ये आपसे सीधा MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला है मतलब 10 × वेट प्लस 6.25 × हाइट -5 × एज। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा 2-3 बार लिख लेना, याद हो जाएगा। तो अब ये जो फॉर्मूला है अगर हम देखें, ठीक है, मेल के लिए, तो मेल के लिए क्या हो जाएगा, ये +5 आपको बस लास्ट में ऐड करना होगा, और फीमेल के लिए आपको -161 लास्ट में ऐड करना होगा। तो इसको आप डेफिनेटली याद रखिएगा। अब बढ़ते अपन आगे, नेक्स्ट आ जाता है अपने पास रिकली जॉन्स सीनियर सिटीजन का टेस्ट। तो रिकली जॉन्स ने इसको डेवलप किया था 2001 में, और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए फिटनेस टेस्ट है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है यार, इससे हम किसी भी सीनियर सिटीजन की अभी क्या प्रेजेंट स्टेट है वो पहचान सकते हैं। पहला आ जाता है बैक स्क्रैच टेस्ट। तो इसका पर्पस जरूर से याद रखना बच्चा पार्टी, अपन ने देखा ही था CBSE के सैम्पल पेपर में यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। तो बैक स्क्रैच टेस्ट का पर्पस क्या होता है, हमें एक्सेस करना है अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी हम देखना चाहते हैं और बहुत आसान है ना। इसमें हमें क्या करना होता है
एक हाथ को ऊपर करना है, दूसरे हाथ को इधर से पीछे ले जाना है और दोनों को पीछे टच करना है, ठीक है। सो टच करने की कोशिश करनी है। क्या इक्विपमेंट क्या चाहिए रहेगा, एक स्केल चाहिए रहेगा जिससे हम मेज़र कर पाएँ कि क्या टच हो गया, क्या ओवरलैप हो गया, क्या नहीं हो पाया, ठीक है। वही कंसेप्ट जो हमने पहले देखा था कि अगर टच हो जाता है तो स्कोर आ जाएगा 0, अगर ओवरलैप कर जाता है तो स्कोर आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर ओवरलैप नहीं करता है तो स्कोर आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से हम किसी भी सीनियर सिटीजन की अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को पहचान सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है अपने पास चेयर स्टैंड टेस्ट। भाई सबसे आसान है ना। इसका मेन पर्पस रहता है लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को पहचानना, पर्टिकुलरली लेग्स की स्ट्रेंथ को पहचानना। क्या रिक्वायरमेंट रहेगा यार, अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहेगी लोअर बॉडी की, तो वो आराम से अपनी व्हील चेयर से उठ सकते हैं, है ना, वो बाथ टब में नहा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे उनको फ़ायदे होंगे, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ वो कर पाएंगे। तो इसमें अपने को क्या चाहिए, एक चेयर जिसका बैक स्ट्रेट हो और सीट ऑफ एटलीस्ट 44 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। तो ज़मीन से उसकी ऊंचाई कितनी हो बैठने वाली जगह की, 44 सेंटीमीटर, याद रखना, सीधा प्रश्न आता है यहाँ से। और एक स्टॉप वॉच चाहिए रहती है। अब इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो पार्टिसिपेंट को सबसे पहले अपने दोनों हाथ फोल्ड करके और चेयर पर बिठा दिया जाता है। दोनों जो उसके फीट हैं वो भी नीचे ग्राउंड पर प्लेस कर दिए जाते हैं। अब ये टेस्ट रहता है मात्र 30 सेकंड का, ठीक है। 5-1 मिनट का कर दिया तो ख़त्म हो जाएगा काम, है ना अंकल जी का। तो यहाँ पर 30 सेकंड, ताकि बहुत ज़्यादा हाफ ना जाए। और 30 सेकंड में उनको क्या करना है, जैसे रेडी स्टडी को बोला जाएगा उनको खड़े होना है, फिर वापस बैठना है, खड़े होना है, बैठना है। स्कोरिंग कैसे होगी, बहुत ही आसान है, जितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस वो कर लेंगे वही उनका स्कोर हो जाएगा। 6 मिनट वॉक टेस्ट का पर्पस क्या होता है, एरोबिक फिटनेस या फिर आप बोल सकते हो एंड्योरेंस, है ना। जब भी लंबी दौड़ हो, जैसे 600 मीटर हो गया, 6 मिनट हो गया बुजुर्ग के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उनके स्टेमिना को या उनकी एरोबिक कैपेसिटी को या फिर उनके एंड्योरेंस को देखने के लिए रहेगा, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है। देन इसमें क्या होता है, आपको इक्विपमेंट्स में एक स्टॉप वॉच चाहिए रहेगी, एक ट्रैक चाहिए रहेगा एंड चेयर बीच बीच में, ताकि अगर बाई चांस वो थक जाएं तो वो रेस्ट कर सके। अब क्या होगा, प्रोसीजर इसका है कि एक इस तरह का वॉकिंग कोर्स बनाया जाएगा, ठीक है। 50 यार्ड का टोटल ये रहेगा, रेक्टेंगुलर एरिया रहेगा 45x5, ठीक है। इस तरह का इसको कोर्स को बनाया जाएगा। एंड यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पे कोन रख दिए जाएंगे कि अब यहाँ पर से आपको मुड़ना है। एम है इसका कि 6 मिनट में जितने ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर कर ले वही उनका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट अपने पेस से वहाँ पर चल सकते हैं, बीच बीच में रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं, ठीक है। धीरे चलना है धीरे चल सकते हैं, तेज़ चलना है तेज़ चल सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है अपने पास आर्म कर्ल टेस्ट, बहुत ही आसान है। तो पुरुष अगर रहेगा तो उसके हाथ में 8 LBS का डंबल दिया जाएगा, और महिला रहेंगी तो उनके हाथ में 5 LBS का डंबल दिया जाएगा, ठीक है। दोनों के वेट को याद रखना, MCQ आ जाता है। और अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को हम यहाँ से पहचानते हैं। देन इसके बाद कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी 30 सेकंड के लिए रहेगा, ठीक है। याद रखना टेस्ट 30-30 सेकंड के लिए चल रहे हैं अपने, बहुत ज़्यादा रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। देन डू एज मेनी एज कर्ल एज, है ना, आप कर सकते हैं 30 सेकंड में, और जितने कर्ल कर लिए वही आपका स्कोर हो जाएगा। वेट को स्विंग नहीं करना है, झुलाना नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली उसको कर्ल करना है फिर नीचे लाना है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो इस टेस्ट का पर्पस क्या है, इस टेस्ट का पर्पस है स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस को मेजर करना। जब भी कोई व्यक्ति चल रहा है तो स्पीड मतलब कितनी तेज़ी से हो जा रहा है, एजिलिटी मतलब क्या होता है, एजिलिटी का मतलब होता है कि कितनी उसके अंदर चपलता है, कितनी उसके अंदर डायरेक्शन सेंस है, एंड बैलेंस बनाने के लिए रहता है। तो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, तो चेयर से 8 फुट की दूरी पर एक कोन रखा जाएगा, रेडी स्टडी गो बोला जाएगा। जैसे गो बोला जाता है तो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, इस कोन से घूम के वापस चेयर पर बैठना है। जितने टाइम में वो बैठ गया वही उसका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, पर्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है अपने पास चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। तो चेयर सिट एंड रीच टेस्ट में क्या होता है कि लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के, तो आपकी लोअर बॉडी मतलब पेट के नीचे वाली बॉडी, वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। और इम्पॉर्टेंट है एक्टिव लाइफस्टाइल और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की आपको आवश्यकता रहेगी। तो इक्विपमेंट की आपको आवश्यकता रहेगी एक रूलर, स्ट्रेट बैक और फोल्डिंग चेयर, है ना। चेयर की हाइट अपन 44 सेंटीमीटर के आसपास ले रहे हैं। अब कैसे यहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो आपको आगे की साइड झुकना है और आगे की साइड झुक के आपको अपने पैरों को पकड़ना है। अब यहाँ पर भी वही स्केल का यूज़ किया जाएगा। अगर आपने पैरों को टच कर लिया स्कोर 0, अगर आप उससे आगे निकल गए पॉजिटिव, पीछे रह गए तो स्कोर नेगेटिव। अब मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ कि यार अनअकैडमी एक्सटेंशन ऑफर अभी चल रहा है, जहाँ पर आप 23% तक
सेव कर सकते हैं अपने CBSE के प्लस के सब्सक्रिप्शन पे, और यहाँ पर आपको फ्री एक्सटेंशन अप टू 2 मंथ भी देखने को मिल जाएगा। तो यार बहुत ही कमाल का ये ऑफ़र है और आप अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं APpedia, जिससे पूरा जो 23% तक की जो बचत है वो आप कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, अनलॉक कोड है, अपने चैनल का नाम APpedia। बढ़ते हैं फिर हम आगे और कुछ MCQs को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 600 मीटर रन या वॉक मेज़र क्या करता है आपकी एंड्योरेंस को, ऑप्शन नंबर 3। चेयर सिट रीच टेस्ट की अगर अपन बात करें, ठीक है, जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था, तो जो डिस्टेंस है किन दोनों चीज़ों के बीच में मेज़र की जाती है, तो टिप ऑफ द फिंगर एंड टोज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को देखा जाता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट से हम क्या देखते हैं, तो इससे हम देखते हैं नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि हम इससे एंड्योरेंस देखते हैं ना, इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं है वो। देन उसके बाद जो बैक स्क्रैच टेस्ट है अपर बॉडी के लिए, वो क्या देखा जाता है, तो उससे हम मतलब वो कैसे किया जाता है, तो वो स्टैंडिंग बैक स्क्रैच टेस्ट रहता है, तो खड़े होके किया जाता है ना कि बैठ के। तो ऑप्शन नंबर 1। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो सीट एंड रिस्ट कंडक्ट किया जाता है किसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी नापने के लिए, ऑप्शन A। सैम्पल पेपर क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो ये अभी सैम्पल पेपर 2023 वाले में आए हैं। तो चेयर स्टैंड टेस्ट, उससे क्या चीज़ आप मेज़र कर रहे हो, ठीक है, तो चेयर स्टैंड टेस्ट से हम लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को देख रहे हैं। आर्म कर्ल टेस्ट से हम क्या देख रहे हैं, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को देख रहे हैं। देन इसके बाद बैक स्क्रैच टेस्ट से हम क्या देख रहे हैं, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को देख रहे हैं। और 6 मिनट वॉक टेस्ट से हम क्या देख रहे हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट से हम एरोबिक एंड्योरेंस को देख रहे हैं। देन बढ़ते हैं अपन आगे, राइट डाउन करना है अपने को ऑब्जेक्टिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लेमिंगो टेस्ट। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से देखा यार, फ्लेमिंगो वाला टेस्ट ना, मैंने आपको इसका वीडियो भी शो कर दिया था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव मतलब इससे होगा क्या, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ हमने देखी थी। देन आपको टेबल बनानी है और ACI एज ग्रुप 9 से 18, तो जितने भी एलिमेंट्स मैंने आपको टेबल में बनाए थे वही के वही आपको एज इट इज़ वहाँ पर बनाया क्या नहीं है, और उसके बाद आपको एक एक करके उनको एक्सप्लेन कर देना है ना, ये भी हमने देख लिया है। तो ये रही टेबल और आपको एक एक करके इन 6 को एक्सप्लेन और करना है बस। देन इसके बाद विच टेस्ट इज डेवलप टू टेस्ट द फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन, तो ये अपना रिकली एंड जॉन्स टेस्ट, B वाला ऑप्शन। देन विच टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द फंक्शनल एबिलिटी अमंग्स द सीनियर सिटीजन, तो ये भी रिकली एंड जॉन्स टेस्ट, ऑप्शन C। टेस्ट ड्यूरेशन क्या होता है, आर्म कर्ल टेस्ट का मैंने आपको बताया था 30 सेकंड, ज़्यादा लंबा करेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी हमें। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आर्म कर्ल है ना, कैसे परफॉर्म किया जाता है मैंने आपको बता ही दिया। ऑड वन आपको बताना है, तो ऑड वन यहाँ पर देखो 1 2 3 तो रिकली एंड जॉन्स के एलिमेंट है। 4 नंबर पे जो है ये आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, ठीक है, पहले सिलेबस में था, अभी हार्वर्ड नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप ऑड वन आउट तो कर ही सकते हो। केस स्टडी अगर हम देखें तो मिस्टर लक्ष्मण है, 65 साल के हैं, सिविल इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा वॉक और क्लाइंब करना पड़ता है अपनी जॉब के कारण, एंड आफ्टर रिटायरमेंट वो अपने सन के साथ सेटल हो जाते हैं। नाउ डेज उनको डिफ़िकल्टी हो रही है यार सर्टेन कोर्स विच इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट। नाउ द टेस्ट शोन इन द पिक्चर, ये क्या है ना, किस कंपोनेंट को देखेगा, तो डेफिनेटली यार एजिलिटी को देखेगा, है ना। अपन ने देखा था डायरेक्शन सेंस, ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस को देखेगा। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट ये है। देन असर्शन रीजन वाले एक प्रश्न को देख लेते हैं। Chair stand test is designed to test fitness of the senior citizen, and this test is safe, enjoyable, and meet scientific standards, reliability and validity। तो क्या ये सही है आपको बताना है ना। तो चेयर स्टैंड टेस्ट से क्या होता है, सीनियर सिटीजन के फिटनेस देखते हैं, और ये टेस्ट सेफ है, एंजॉयबल है और साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, तो बिल्कुल दोनों ही सही है। तो बोथ A and R ट्रू, R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।